चलिए बड़े बड़े शब्दों में हेडिंग डाल लीजिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आपका एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 5 है। और इस बार हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि स्टार्टिंग से ही हम लोग सारे फॉर्मूलेज को याद करना और एक अलग जगह सेपरेट शीट में लिखना शुरू कर देंगे। जितने फॉर्मूले आते जाते हैं उनको एक सेपरेट शीट में लिखना शुरू करते जाना। ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से पहले कभी नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छा, कितने लॉ ऑफ मोशन है? न्यूटन ने कितने लॉ ऑफ मोशन दिए थे? 4। 3 उसमें से लॉ ऑफ मोशन थे और चौथा था ग्रेविटेशनल लॉ। टोटल 4 उसने लॉ दिए हैं, उसमें से 3 जो है ना वो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, चौथा था ग्रेविटेशन लॉ। तो हम लोग सीधे जंप करने के बजाय पहले कुछ चीजों को समझते हैं। सबसे पहली चीज है पॉइंट मास। कि पॉइंट मास क्या होता है? अब देखो, आज के बाद ना हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बॉडी को ऑब्जर्व करने वाले हैं। आपको दिया रहेगा कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका जो डायामीटर है वो 2 मीटर का है। ये अर्थ के ऊपर जो है फॉल हो रहा है। अब इसके ऊपर ना आपको बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस इन द सेंस, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगने वाले हैं। अच्छा, सोच के बताओ इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग सकते हैं। सबसे पहला फोर्स क्या दिखाई देता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। आइए, तो सबसे पहला हमको तो यही दिखता है कि ग्रेविटी के कारण ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। अब देखो, जो सराउंडिंग में जो एयर है ये इसको इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरने देगी। इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। आप एक पेपर को जैसे ही छोड़ते हैं वो इतना इजीली नीचे नहीं आता, क्योंकि क्या है, एयर रेजिस्टेंस का काम करती है। आप लोग जब स्कूटी चलाते हैं बहुत स्पीड में तो आपको देखो एयर का कितना रेजिस्टेंस फील होता है। तो एयर वगैरह का जो रेजिस्टेंस है ना वो ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी को एनालिसिस ना करके बॉडी को ना एक पॉइंट के फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो जो भी हमारी बॉडी आज के बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन होगा, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ना ये एक ब्लॉक होगा, इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में मोशन हमें स्टडी करने वाले हैं। तो पूरे के पूरे ब्लॉक का स्टडी नहीं करते हम लोग, ब्लॉक को एक पॉइंट मास एज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, हम लोग स्टडी बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है स्टडी करना। तो हम पॉइंट मास कब मानेंगे और कब नहीं मानेंगे उसकी एक कंडीशन है। वैसे तो आज के बाद ये टॉपिक कभी डिस्कस ही नहीं होने वाला है, लेकिन आप लोग से पूछ लेता है कि पॉइंट मास आप कब एज्यूम कर सकते हैं किसी बॉडी को। तो बॉडी जो है हमेशा मोशन में रहेगी हमारी, और अगर बॉडी जितना मोशन कर रही है उसके कंपैरिजन में उसका साइज बहुत छोटा है। जैसे कि आप अपने घर से लेके यहां तक क्या है, 4 किलोमीटर दूर, ये पाथ की लेंथ हो गई 4 किलोमीटर, और उसके कंपैरिजन में आपका साइज क्या है, जस्ट 1 मीटर, 1.5 मीटर। तो पूरे पाथ के कंपैरिजन में आपको क्या एज्यूम किया जा सकता है, एक पॉइंट। और ऐसा हम क्यों एज्यूम करते हैं? ऐसा करने से ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। जैसे कि देखो, यहाँ पे कोई एक बड़ा सा ब्लॉक है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। तो मैंने देखो इसके सेंटर पे लगाया। इसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। इसको मैं 5 न्यूटन से खींच रहा हूं तो मैं इधर लगा दूंगा 5 न्यूटन। तो देखो, एक पॉइंट के ऊपर ना मैं सारे फोर्सेस को अप्लाई कर देता हूँ। तो हम बॉडी को क्या एज्यूम करके चलेंगे, पॉइंट मास। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उन्हें बता दें, हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आज से शुरू कर रहे हैं। ये पहली स्लाइड थी हमारी जिसमें हम लोगों ने पॉइंट मास को डिस्कस किया। इसमें मैंने बताया कि पूरी की पूरी बॉडी को एनालिसिस करने के बजाय पूरी बॉडी को हम एक पॉइंट के फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं और उस पॉइंट पे सारे फोर्सेस लगा देंगे। कैसे लगाएंगे वो हमको देखना है, बस एक पॉइंट मास हम उसको एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हेडिंग डालिए पॉइंट मास, लिखिएगा। ये 1 1 मार्क में पूछता है बहुत, इसलिए पॉइंट मास। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज, an object can be considered as a point mass if during motion if during motion in a given time it covers distance much greater than its own size. अब देखो,
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमको पढ़ना क्या है, इससे पहले भी तो हम लोगों ने कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े थे, लेकिन जब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था ना, तो हमें बस उसमें ये चाहिए होता था कि कितना मोशन हुआ। अगर मैंने बॉडी पे इतना असलरेशन लगाया तो बॉडी जो है वो कितनी देर जाके रुकेगी, या कितने टाइम में इतना मोशन वो कवर कर लेगी। क्या इससे पहले में हमने कभी डिस्कस किया था कितना फोर्स लगा है बॉडी के ऊपर? नहीं। अभी तक क्या हमने सिर्फ मोशन को स्टडी किया था, फोर्स को स्टडी नहीं किया था। अब मोशन को जो क्रिएट कर रहा है हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, फोर्स के बारे में भी। तो बहुत पहले एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। आपके इसमें लिखा होगा एनसीईआरटी में एरिस्टोटल फैलेसी करके, यानी कि उनको कुछ कंफ्यूजन हो गया था। उनको कंफ्यूजन क्या हुआ, मतलब बहुत पहले की बात है, आज से 2500 साल पहले की। उन्होंने एक चीज बताई कि किसी भी बॉडी को अगर मोशन करना है तो उसमें कंटिन्यूअस फोर्स लगा हुआ होना जरूरी है, उसके बिना मोशन नहीं हो पाएगा। उन्हें बोले ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? तो बोले ये देखो हमारे बच्चे का खिलौना है, इसको रस्सी से बांध के वो जब तक खींच रहा है तब तक ये खिलौना चल रहा है, और जैसे ही खींचना बंद कर देता है तो वो चलना बंद कर देता है। यानी कि मोशन करते रहने के लिए, कंटिन्यूअस मोशन के लिए फोर्स होना जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा, जो कि बाद में एकदम गलत साबित हो जाएगा। अब उनसे कहा गया कि ये देखो हमारे पास एक एरो है, हम उसको चला दिए, जैसे हम इस एरो को चलाए ये तो बहुत स्पीड से आगे जा रहा है, तो इसके कंटिन्यूअस मोशन के लिए कौन सा फोर्स लगा हुआ है इसके ऊपर? हमें तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो सराउंडिंग एयर है ना वही उसे पुश कर रही है। ये कोई लॉजिकल बात हुई? उन्होंने बोला अच्छा, मतलब वैक्यूम में चलाएंगे अगर इस एरो को तो क्या ये नहीं चलेगा? चल रहा था वो तो वैक्यूम में भी। मतलब कंटिन्यूअस मोशन के लिए ना हमको फोर्स लगाए रखने की जरूरत नहीं है। अब घूम फिर के सवाल हमारा वहीं आ जाता है कि कंटिन्यूअस मोशन के लिए अगर नहीं चाहिए हमको फोर्स, तो आपकी साइकिल पेडल मारने पे क्यों रुक जाती है? उसको तो कंटिन्यूअस मोशन में रहना चाहिए, है कि नहीं? हमें कंटिन्यूअस मोशन के लिए फोर्स नहीं चाहिए, ये बात मैं कह रहा हूं। लेकिन आपसे ये भी कह रहा हूं कि जैसे आप पेडल मारना बंद करते हो या गाड़ी का इंजन बंद करते हो, आपकी गाड़ी थोड़ी देर बाद रुक जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे का हम लोग लॉजिक समझते हैं कि उसके बाद ना गैलीलियो गैलीली एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारी चीजें हमको बताई समझाई जो कि आज भी फॉलो होती है। उन्होंने ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया, जो आपकी फिसलन पट्टी होती है ना पार्क में लगी होती है, वहां पे एक बॉल फुटबॉल को उन्होंने रख दिया, और फुटबॉल को उन्होंने जैसे ही रिलीज किया अपने हाथों से, तो फुटबॉल क्या होगी, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और आप बताइए जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रही है तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है या बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? कंटिन्यूअसली बढ़ रही होगी, कंटिन्यूअसली बढ़ रही होगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसी फिसलन पट्टी पे यहां से इस फुटबॉल को किक किया। इतना सफिशिएंट किक था कि बस वो जाके यहाँ पे रुक जाए। तो बताओ यहां से यहां जाने में उसकी स्पीड कांस्टेंट रही होगी, बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? कम हो रही होगी। देखो जब डाउन आ रही है तब उसकी स्पीड बढ़ रही है, जब ऊपर जा रही है तब उसकी स्पीड कम हो रही है। तो वो कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर नीचे आने में स्पीड बढ़ती है, ऊपर जाने में स्पीड कम होती है, इसका मतलब अगर हमारा पाथ एकदम स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ना स्पीड कम होगी ना स्पीड बढ़ेगी, स्पीड को कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देखो स्टार्टिंग में हमने फोर्स लगा दिया, अब इसकी स्पीड ना बढ़ेगी ना कम होगी। वो प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो भाई ऐसा है तो स्पीड बढ़ रही है, ऐसा है तो स्पीड कम हो रही है, अगर सीधा है तो स्पीड को कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब यूनिफॉर्म या कंटिन्यूअस मोशन होते रहना चाहिए, फोर्स तो हम लोगों ने लगा के रखा नहीं है। उन्होंने और कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताए। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो एक ऐसी बहुत बड़ा सा ऐसा एक उन्होंने ट्रैक लिया। ये ट्रैक में देखो क्या खास बात थी, इधर से ये नीचे की तरफ था और इधर से ये ऊपर की तरफ, जैसे आपके घरों में परात वगैरह होती है ना, टब वगैरह होता है, वैसे ही कुछ। उन्होंने जब बॉल को यहाँ से रिलीज किया, आप एज्यूम करो कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस और बॉल के बीच भी फ्रिक्शन नहीं है, ना तो कोई एयर रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही उन्होंने बॉल को यहाँ पे ड्रॉप किया, पता है बॉल ने जिस हाइट से इसको गिराया गया था यहाँ पे, उतनी हाइट यहाँ पे अचीव की। उसके बाद ये यहाँ से वापस इस डायरेक्शन में गई, इसने वापस से वही हाइट अचीव की, वापस से इसने वही हाइट अचीव की। अब तो ये कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं इसके ऊपर, पर ये काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब उन्होंने क्या किया, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं रखा, इस साइड का स्लोप थोड़ा कम कर दिया, देखने के लिए क्या होता है। तो उन्होंने देखा जिस हाइट से बॉल को उन्होंने रिलीज किया था, डिट्टो उसी हाइट तक की बॉल पहुंची है। चाहे पाथ को आप कितना भी कम इंक्लाइंड वाला क्यों ना बना दो, हाइट वो हमेशा सेम अचीव करती है, वो सेम हाइट हमेशा अचीव करती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर हम इसको यहाँ पे ऐसा इंक्लाइंड रखें ना, सीधा रखें,
ये तो हमेशा कंटिन्यूअसली चलते जाना चाहिए, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई है नहीं। बॉडी कब रुकेगी? जब उसको सामने से कोई रोकने वाला हो। अच्छा बताओ, रियल लाइफ में क्या ये पॉसिबल है इसको आप छोड़ोगे तो ये कंटिन्यूअसली चलती चली जाए? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? एक रीजन, एक वर्ड में आंसर। एयर रेजिस्टेंस तो है, और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण ये कंटिन्यूअस मोशन में नहीं रह पाती है। और फ्रिक्शन क्या काम करता है? जिस डायरेक्शन में मोशन होना चाहता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो देखो ये बॉल जो है ना, इस डायरेक्शन में ये कंटिन्यू चलना चाहती थी, ये बॉल इस डायरेक्शन में चलना चाहती है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा अपोजिट। तो फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो क्या ये कांस्टेंट स्पीड में चल पाएगी? नहीं। अगर आप चाहते हो कि ये कांस्टेंट स्पीड में चले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो फ्रिक्शन को खत्म कर दो। या खत्म कर सकते हो? नहीं। अगर इधर से कोई फोर्स आ रहा है तो आप यहां से एक फोर्स लगा दो ना। तो आप जब साइकिल चलाते हो ना, तो उसके टायर के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है। वही नहीं, आपके बॉडी पे जो एयर पड़ रही है ना, आपको एयर रेजिस्टेंस भी फील होता है। मान लो 5 न्यूटन का आपको फोर्स सामने से फील हो रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा? 5 न्यूटन के फोर्स से अपनी साइकिल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो इस डायरेक्शन में लगा मान लो 10 न्यूटन, और आपने पेडल मार के इस डायरेक्शन में लगा लिया 10 न्यूटन। तो जितना अपोज हो रहा था उतने आपने उतना ही फोर्स तो इसको इस डायरेक्शन में दे दिया। अब ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे का जो खिलौना है, जब तक उसको रस्सी से खींच रहा है तब तक कि वो चल रहा है, और जैसे ही खींचना बंद करेगा वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसको फ्रिक्शन रोक देता है। देखो रोकने वाला तो था यहाँ पे, लेकिन इसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो खिलौना रुक जाता है। कितना समझ में आ रहा है? तो बॉडी को कंटिन्यूअस मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। कब? आइडियल केस में, जब कोई फ्रिक्शन वगैरह ना हो। लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो वो उस बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा। तो इस फ्रिक्शन फोर्स से ओवरकम होने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए आपको कंटिन्यूअस पेडल मारना पड़ता है। लेकिन स्पेस में जहां पे ना एयर का एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, वहां पे जो हम सैटेलाइट को छोड़ते हैं ना, वो कंटिन्यूअस मोशन करते रहता है, क्योंकि वहां पे उसको रोकने के लिए कोई नहीं है। कुछ भी वहां पे ऐसा नहीं है एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन जो उसको रोक सके। तो वो कंटिन्यूस, जैसे मून है हमारा नेचुरल सैटेलाइट, वो कंटिन्यूस मोशन में कैसे रह पाता है? क्योंकि वहां पे उसको रोकने के लिए कोई सराउंडिंग में कोई एयर नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्या इतना समझ में आया? तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था, जिसको जानना नहीं जानना एक ही बात थी, पर आपकी बुक में दिया हुआ इसलिए मैंने उसको समझा दिया। पहले था एरिस्टोटल्स फैलेसी, मतलब उसे क्या कंफ्यूजन हुआ था कि कंटिन्यूअस मोशन के लिए फोर्स चाहिए। तो फिर गैलीलियो आए, उन्होंने बोला कि नहीं, कंटिन्यूअस मोशन के लिए हमको फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्रिक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है और तुम चाहते हो मोशन में रहो, तो आपको इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स देना पड़ेगा। तो बताओ बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। इधर 10 लग रहा था और आपने इधर 10 लगा दिया, -10 +10, तो नेट फोर्स बॉडी के ऊपर कितना है? 0। और बताओ, नेट फोर्स बॉडी के ऊपर 0 है, यानी कि बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो क्या बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं। कितनी अच्छी बात है। अगर आपने ये वाला फोर्स नहीं लगाया, तो देखो बॉडी पे अभी फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा था, और फोर्स लगेगा तो वो वेलोसिटी को चेंज करेगा। फोर्स क्या होता है? हमेशा वेलोसिटी को चेंज करता है। तो इसने देखो ये लगा हुआ था, ये वेलोसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा था, हमने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिया, हमारी बॉडी अब कंटिन्यूअस मोशन में रहेगी। तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब चलो चलते हैं इनर्शिया के ऊपर। इनर्शिया, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया बिल्कुल हमारे जैसे है। जब हम शाम को खेल रहे होते हैं बाहर, हम लोग तब तक खेलते रहेंगे जब तक कि मम्मी बुलाएगी नहीं। और अगर हम लोग सो रहे हैं तो तब तक के सोते रहेंगे, रेस्ट कंडीशन में रहेंगे जब तक कि मम्मी उठाएगी नहीं। तो वैसे हर बॉडी के पास ना एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इनर्शिया। वो इनर्शिया क्या करता है? बॉडी जिस कंडीशन में है, किसी भी कंडीशन में, अगर वो स्टेट मतलब रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट उसकी स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या होता है? कंडीशन। बॉडी किस स्टेट में है? ये पंखा किस स्टेट में है? रोटेशन वाली स्टेट में है, मूव कर रहा है। ये बोर्ड किस स्टेट में है? रेस्ट कंडीशन में है। तो चाहे मूव कर रहा हो, चाहे अपनी जगह पे खड़ा हो, ये उसकी स्टेट है। तो कोई भी बॉडी ना अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती है।
लेकिन आप अगर चाहते हो कि वो स्टेट अपनी चेंज करे, यानी कि अगर वो रेस्ट कंडीशन में तो वो मोशन में आ जाए, या अगर मोशन कर रही है तो वो नहीं, जरूरी नहीं रेस्ट में आ जाए, उसकी स्पीड कम हो जाए, स्टेट चेंज होना चाहिए। पहले 5 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड थी, अब 3 मीटर पर सेकेंड, स्टेट चेंज हो गई ना। या अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही थी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, उसकी स्टेट चेंज हो गई। तो बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए ना हमें एक चीज चाहिए होती है, फ्री में ये काम नहीं होगा। वो चीज क्या होती है? फोर्स। आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके बॉडी की स्टेट चेंज होगी। कैसी स्टेट चेंज होगी? यहाँ पे मान लीजिए अगर ग्राउंड पे कोई एक फुटबॉल रखी हुई है, ये फुटबॉल, ये इनफाइनाइट टाइम तक के क्या होगी, रेस्ट कंडीशन में ही पड़ी रहेगी, जब तक कि आप इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाओ। अब देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज, मान लो यहाँ पे ना एक बड़ी सी अलमीरा है मेरे घर में, ये बहुत बड़ी सी अलमीरा है, ये अपनी पोजीशन पे बनी रहेगी, हिलेगी भी नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्या आ जाए, मोशन में आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बताओ, अगर मैंने इसके ऊपर सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स ना मैं ये छोटी वाली उंगली से भी लगा सकता हूँ, तो क्या ये मूव करेगी? मूव नहीं करेगी। क्यों? आपने तो बोला कि फोर्स लगाने पे बॉडी मूव करती है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों? मैंने एक्सटर्नली फोर्स तो लगा दिया 1 न्यूटन का। आप लोग जिस बेंच में बैठे हो उसको खुद अपनी इस उंगली से पुश करके देखो, उसको भी तो मोशन में आ जाना चाहिए, उसका स्टेट चेंज होना चाहिए, बट स्टेट क्यों नहीं चेंज हो रहा है? अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ कि आपने बोला इसका मास बहुत ज्यादा है सर, इसलिए मूव नहीं कर रही है। अब मैंने क्या किया, इसको ना एक ट्रॉली के ऊपर रख दिया, उस ट्रॉली में बहुत स्मूथ वाले चक्के लगे हैं। जैसे आपके घरों में ट्रॉली बैग होता है ना, एक बार उसके ना चक्के निकाल के उसको ढकेलने की कोशिश करना, अभी भी तो उसका मास वही है, और चक्के लगाने पे भी तो मास वही है। अब लेकिन उसको पुश करने में इजी कैसे हो जाएगा? इसी के नीचे अगर मैंने व्हील्स लगा दिए वही ट्रॉली बैग के निकाल के, एकदम स्मूथ है, तो बताओ बहुत कम फोर्स से मूव कर जाएगा ना। तो पता है यहाँ इन दोनों सरफेस के बीच में कुछ तो है यार, जिसके कारण ना फोर्स की वैल्यू पहले ज्यादा लग रही थी और अब व्हील्स लगाने पे ना कम लग रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझना है कि हमेशा आप इस दीवार के ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया, आ गई मोशन में? नहीं, जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाओगे तो बॉडी का स्टेट चेंज हो जाएगा, गारंटी नहीं है। लेकिन बॉडी का स्टेट चेंज करने आपको फोर्स तो लगाना पड़ेगा, पर जरूरी नहीं है। जैसे कि कोई कंपटीशन एग्जाम है, उसको पास करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो पास हो भी जाएंगे। वैसे यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो स्टेट चेंज होगा नहीं होगा ये हमको नहीं पता, पर स्टेट चेंज करने फोर्स तो लगाना पड़ेगा। तो वहां पे इनर्शिया नाम की एक चीज आती है, और ये इनर्शिया जो है ना किसके प्रोपोर्शनल होती है? मास के। जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास, उसके पास उतना ज्यादा इनर्शिया। कैसे सर? जैसे कि मान लो यहाँ पे एक फुटबॉल रखी थी, मैं चाहता हूं कि इसको कोई ना बहुत दूर तक के पहुंचा दे, तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक किक मारेगा और ये बहुत दूर पहुंच जाएगी। अब सोचो इसी फुटबॉल को मैंने रिप्लेस कर दिया एक स्टोन से, उस स्टोन को मैंने मस्त फुटबॉल वाला कलर पेंट कर दिया है, अब कोई आया और इसके ऊपर किक मारा सेम फोर्स से, तो क्या ये भी उतनी दूर पहुंच जाएगी सेम फोर्स लगाने पे? नहीं। यानी कि इसका अगर आपको स्टेट चेंज करना है सेम उतना ही, तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इनर्शिया ज्यादा है। तो कोई बॉडी बड़े आराम से अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी थोड़ा सा फोर्स लगाने में, कोई बॉडी बहुत सारा फोर्स लगाने में अपनी स्टेट को चेंज करेगी। तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे किसको ज्यादा फोर्स चाहिए किसको कम फोर्स चाहिए? बता देना, जिसके पास ज्यादा मास होता है ना सर, उसके पास इनर्शिया भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी अपोजेस द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। अब स्टेट ना क्या हो सकता है? रेस्ट हो सकता है, रेस्ट कंडीशन। स्टेट क्या हो सकता है? मोशन भी हो सकता है। स्टेट क्या हो सकता है? डायरेक्शन भी हो सकता है। देखो, अगर मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं, अगर मैं चलने लगा तो मेरी स्टेट चेंज हो गई। अगर मैं धीरे धीरे चल रहा था, अगर मैं फास्ट चलने लगा तो मेरी स्टेट फिर से चेंज हो गई। अगर मैं सीधे सीधे जा रहा था, अब अगर मैं दूसरी डायरेक्शन में चलने लगा तो भी मेरी स्टेट चेंज हो गई, मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना। या तो उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाए, या तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो इसे हम क्या कहेंगे? बॉडी की स्टेट चेंज होना। और बॉडी की स्टेट ऐसी चेंज नहीं होती है,
बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं इनर्शिया, वो हमेशा अपोज करेगी, हमेशा। तो इनर्शिया क्या होता है, अगर आप उसको एक वर्ड में डिफाइन करना चाहो तो ये है रेजिस्टेंस टू चेंज। ये किसी भी टाइप के चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट। तो हेडिंग डालिएगा इनर्शिया। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे इनर्शिया के पास कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है, भले ये मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसके पास इसका खुद का कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं। और अगर दो बॉडी हैं जिनका इक्वल मास है, एक मोशन में और दूसरी रेस्ट में है, तो दोनों के पास सेम इनर्शिया होगा या डिफरेंट डिफरेंट? दोनों के पास सेम इनर्शिया होगा, क्योंकि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे, ना कि वेलोसिटी पे। ये 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बॉडी जो है पहले रेस्ट कंडीशन में थी और अब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ पहला उसका इनर्शिया ज्यादा था कि अब उसका इनर्शिया ज्यादा है? तो आप बोलेंगे इनर्शिया हमेशा सेम रहेगा, एक बॉडी का एक ही इनर्शिया, चाहे वो वेलोसिटी में रहे चाहे वो रेस्ट कंडीशन में रहे। क्यों? क्योंकि इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ओनली। ठीक है, तो लिखिएगा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच the body opposes the change of its state state का मतलब आप समझ गए ना, या तो वो मोशन में आ जाए, या तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। हम बोलेंगे स्टेट इसकी चेंज हो गई है। तो यहां पे देखो, हर बॉडी के ऊपर ना फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। देखो इसमें मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, ये आगे नहीं सरका। 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, आगे नहीं सरका। 3 न्यूटन का लगाया, अभी भी आगे नहीं सरका। मैंने 50 न्यूटन लगा दिया तो भी आगे नहीं सरका। लेकिन ऐसा पॉसिबल है ना कि हो सकता है जैसे ही मैंने 51 न्यूटन लगाया, बॉडी सरकना चालू कर दी। तो ये 50 न्यूटन में नहीं सरकी और 51 न्यूटन में सरक गई। इसका मतलब ये है कि ना कोई तो यहाँ पे फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी ना सेम 50 न्यूटन का होगा। तो ये जो मैं लगा रहा था ना पहले, ये देखो यहाँ पे ना एक फ्रिक्शन नाम की चीज होती है। फ्रिक्शन क्या करता है, आपके मोशन का हमेशा अपोज करता है। अगर ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है तो इस हथेली और इस पेन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स अभी 0 है, लेकिन जैसे आप इसको सरकाना शुरू करेंगे, इसमें ना फ्रिक्शन फोर्स अपने आप आ जाएगा। और ये फोर्स ना धीरे धीरे बढ़ता रहता है एक मैक्सिमम वैल्यू तक। मैक्सिमम वैल्यू जो रहती है ना, वो सरफेस टू सरफेस डिपेंड करती है। मान लो यहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू थी 50 न्यूटन, तो जैसे ही आप 50 न्यूटन पे पहुंचे, तुरंत क्या होगा, अब बॉडी जस्ट मूव करने के लिए रेडी है। अब जैसे ही आपने फोर्स को थोड़ा सा भी बढ़ाया, अब बॉडी मूव करना शुरू कर गई, क्योंकि फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता था, 50, लेकिन अब आपने कितना लगा दिया है, 51। तो यहाँ पे देखो, मैं बॉडी की ना 3 अलग अलग कंडीशन दिखा रहा हूं। यहाँ पे अभी मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, 0 न्यूटन। तो पता है फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा, 0 न्यूटन। कोई मोशन नहीं, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं। उसके बाद जैसे ही मैंने बॉडी के ऊपर लगाया 5 न्यूटन, तो पता है फ्रिक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 50 न्यूटन। तो अभी वो कितना लगाएगा, जस्ट 5 न्यूटन लगाएगा। जितना आपने फोर्स लगाया उतने ये लगाएगा, ताकि वो अपनी जगह पे बना रहे। याद रखना, ये 5, ये भी 5, अगर ये 6 हो गया तो बॉडी उधर चलना शुरू कर देगी, क्योंकि इनबैलेंस ऑफ फोर्स हो जाएगा ना। अब आपने क्या किया, बॉडी के ऊपर लगाया 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, 50 न्यूटन। क्या यहाँ पे बैलेंस था, बिल्कुल बैलेंस था फोर्स। इधर 0, इधर भी 0। क्या यहाँ पे बैलेंस था, इधर 5, इधर भी 5, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 50 हो सकती है। लेकिन इस कंडीशन में देखो, क्या यहाँ पे बैलेंस है, अभी भी बैलेंस है, इधर 50 और इधर 50। लेकिन फ्रिक्शन जो है अब वो 50 से ऊपर नहीं बढ़ सकता। तो जैसे ही मैंने इधर 51 लगाया, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 50। क्या यहाँ पे कोई इनबैलेंस दिखाई दे रहा है? बस यही इनबैलेंस होता है जो कि बॉडी को मूव कराता है। तो आपको ना हर बार इसी इनबैलेंस फोर्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कितना इनबैलेंस फोर्स है यहाँ पे, 1 न्यूटन। वेरी गुड, अच्छा हुआ आप लोगों ने 51 नहीं बोला, क्योंकि इधर के 50 को इधर के 50 ने कैंसिल कर दिया। 1 न्यूटन जो बच गया ना, वही आपका इनबैलेंस क्रिएट करता है और उसी कारण यहाँ पे मोशन होगा। तो यहाँ पे देखो,
वही मैंने लिखा है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। यहां पे देखो, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 था, नेट एक्सटर्नल 0 था क्योंकि उधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर 50, इधर 50, तो नेट फोर्स कितना है? 0 है। तो अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है ना, तो अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट। तो देखो वहां पे जैसी नेट फोर्स की वैल्यू 0 थी तो बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया, कि जब भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो तो बॉडी ना कभी अपना स्टेट चेंज नहीं करती है। आप बोलेंगे सर मैं लगा तो रहा हूं उसके ऊपर 5 न्यूटन, 50 न्यूटन भी लगा रहा हूं, पर बॉडी अपनी स्टेट चेंज क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अभी कोई इनबैलेंस फोर्स नहीं है। तो ये लाइन को आप लोग लिख लीजिएगा, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, if the net external force is 0, a body at rest continues to remain, a body at rest continues to be remain at rest। जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी अगर इनबैलेंस कोई फोर्स नहीं है। अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, कोई इनबैलेंस फोर्स नहीं है। आप देखो जब गाड़ी से चल रहे होते हो तो आपको एयर का रेजिस्टेंस फील होता है 100 न्यूटन का। आपने एक्सीलेटर दबा के रखा हुआ है, उससे आपके व्हील्स को पावर मिल रही है 100 न्यूटन की। तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और आप एकदम एग्जैक्ट 50 तो 50 की स्पीड में चल रहे हो। कितना सारा फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, फिर भी आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने उस डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा के रखा हुआ है। क्या समझ में आया था? दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया, फुल स्टॉप। इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस टू चेंज। आगे चल के हम लोग बहुत सारे टाइप की इनर्शिया पढ़ने वाले हैं, जैसे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उन सारी चीजों को हम लोग लाइव क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखेंगे। अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स इट टू चेंज दैट स्टेट। जब तक कि कोई बाहर से आके इसे मोटिवेट ना करे तब तक कि ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। और ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ पे आपको जेडब्ल्यू वगैरह में आपको यूनिट दी जाती है 4 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में यूनिट्स होंगी, एक में होगा कोई, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो आपको नन ऑफ द अबव पे टिक करना होगा। दो बॉडी के इक्वल मास है तो दोनों के पास सेम इनर्शिया होगा, चाहे मोशन में रहे चाहे रेस्ट कंडीशन में रहे। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके बेटा। चलो आई होप सब लोगों ने अब लिख लिया है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं? तो हमको मेनली ना 3 टाइप की इनर्शिया पढ़ना है। चौथा भी एक होता है जिसको हम लोग बाद में चल के पढ़ने वाले हैं, इनर्शिया ऑफ रोटेशन। कि पंखा घूम रहा था, हमने उसको बंद कर दिए, सर वो अभी भी कैसे घूम रहा है? अरे भाई उसके पास इनर्शिया ऑफ रोटेशन है। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मेन हमारे 3 इनर्शिया हैं। सबसे पहला उसमें है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप लोग देखो, अगर बस में कोई आदमी ऐसे खड़ा है और अपना मोबाइल चला रहा है, वो अगर अचानक से बस चलना चालू हो जाए तो क्या होता है? वो किस तरफ गिरता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ? पीछे की तरफ। हाँ बिल्कुल, पीछे की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो इसी कंडीशन में, देखो ये बॉडी रेस्ट पे थी और वो चाहता है कि मैं रेस्ट पे रहूं, लेकिन उसके जो शूज हैं देखो बस के साथ कांटेक्ट में है और बस तो निकल गई आगे। बस आगे निकल गई तो उसके पैर, मतलब उसकी बॉडी का जो नीचे का हिस्सा है वो बस के साथ आगे जाएगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा तो अपनी जगह पे रेस्ट कंडीशन में रहना चाहेगा। तो हमेशा क्या होता है, पीछे की तरफ गिर जाता है। तो ये होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी, मतलब इट इज द, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है एक्चुअली, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ये खुद से अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती, इसको बाहर से कोई एक फोर्स चाहिए, तभी क्या करेगी, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को ये चेंज करेगी।
तो देखो ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर कोई फोर्स नहीं आया था, नीचे वाले पोर्शन पे आ गया था, तो नीचे वाला पोर्शन आगे निकल गया, ऊपर वाला पोर्शन वैसे ही रह गया। इसलिए इस डायरेक्ट देखो पैर अभी भी इसके वही है, ऊपर का हिस्सा पीछे की तरफ गिर गया है। तो कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है। आप लोग घर जाके अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, ऐसे ये ग्लास होगी, उसके बाद क्या करना, इसके ऊपर एक पेज रख देना, कोई कार्डबोर्ड वगैरह, अगर ताश का पत्ता हो तो ज्यादा अच्छा है, और उसके बाद इसके ऊपर रख देना एक कॉइन को। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो कार्ड है ना, जैसे कैरम खेलते हैं ना हम लोग, इसको बहुत तेजी से ऐसे कर देना, तो पता है कार्ड बाहर निकल जाएगा और ये रेस्ट कंडीशन में रहने के कारण वहीं का वहीं रह जाएगा। और अगर कार्ड आगे निकल गया तो सिक्का हवा में तो रहेगा नहीं, ये नीचे गिर जाएगा। तो ये होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। एक और आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में आप लोग क्या करेंगे, एक आध पेज लेंगे और अपने भैया दीदी का किसी का मोबाइल लेंगे। उस मोबाइल को लेके आप लोग क्या करेंगे, उस मोबाइल को लेके आप लोग ऐसा रखेंगे यहाँ पे, और पेज को एकदम स्पीड से खींचेंगे। अगर स्पीड से खींचेंगे तो क्या होगा, मोबाइल वहीं का वहीं रह जाएगा। हो सकता है आप धीरे खींच दें, इसलिए एक्सपेरिमेंट किस पे करना है, भैया दीदी के मोबाइल पे करना है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पर ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग घर जाके करेंगे खुद से। मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको क्लास में करके दिखाऊंगा, उसके लिए कुछ चीजें चाहिए, वो मैं लेके आना पड़ेगा मुझे। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इसको लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ इनर्शिया पूछता है एग्जाम में। तो पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, खुद से अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर सकती। तो ये उसका इनर्शिया। दिस मीन्स अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग बाय इट्स ओन। खुद से वो अपनी रेस्ट कंडीशन को चेंज नहीं कर सकती। इसका एग्जांपल क्या है, एक पर्सन अगर फ्रीली खड़ा है बस में, तो वो पीछे की तरफ गिर जाता है जैसे ही बस चलना चालू होती है। हो गया। तो देखो ये तो हो गया रेस्ट कंडीशन वाला इनर्शिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। अब सेम वही हमारे नथुलाल जी, अब वो खड़े थे, बस गिर चुके थे, अब उठ के वापस से खड़े हो गए हैं, और अभी भी मोबाइल चला रहे हैं, और अभी तक कि उन्होंने किसी पोल वगैरह को पकड़ा नहीं है। अब वो मोबाइल चला रहे हैं और अचानक से सामने ब्रेक लगाया ड्राइवर ने। अगर ब्रेक लगाया तो वो किस साइड गिरेंगे, अब सामने की तरफ गिरेंगे। वो जैसे ही उठे थे ना, उन्होंने पीछे गद्दे वद्दे लगा के रखे थे, यार पीछे गिर जाता हूं मैं इसलिए, लेकिन इस बार धोखा हो गया, इस बार कहाँ गिरे, वो आगे की साइड। तो इस बार उनका क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि बस अब मोशन में थी। अगर बस मोशन में थी तो ये जो है ये भी मोशन में थे, कंटिन्यूसली आगे जा रहे थे, लेकिन बस में जैसे ही अचानक से ब्रेक लगा तो इनका जो नीचे वाला पोर्शन है बॉडी का, वो बस के साथ कांटेक्ट में है, तो वो भी क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन सामने वाला हिस्सा तो अभी भी मोशन के साथ सामने जा रहा है। आप लोग देखना, अगर आप कार में जाते हैं या बाइक में जा रहे हैं, आप लोग जब पीछे बैठे हैं आपको पता नहीं है कि ब्रेक लगने वाला है, जैसे ही सामने वाला बंदा ब्रेक लगाता है हम लोग आगे उस पर चढ़ जाते हैं। या अगर आप कार में बैठे हैं, सीट बेल्ट लगाए हैं, तो सीट बेल्ट टाइट हो जाता है, आप लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं। होता है या नहीं। तो उसमें क्या एक्शन में आता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। खुद से अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती है। तो पता है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पोल को पकड़ लेते हैं, या ट्रेन बस में देखना ऊपर में रेलिंग लगी होती है, हम उसको पकड़ते हैं, और जब हम जैसे सामने की तरफ होने लगते हैं तो वो बहुत तेजी से खिंचाने लगता है। तो वही हमको एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम अपनी जगह पे बने रहें। तो खुद से नहीं हो पा रहा था, क्या खुद से ही वो खुद, मान लो पीछे गिर रहा है, खुद ही खुद को ऐसे पकड़ ले, क्या रुक जाएगा, रुक पाएगा क्या। मान लो आप बिल्डिंग से ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, खुद के बाल खींचना शुरू कर दिए, बाहर से कोई चाहिए जो आपके बाल पकड़ ले, क्या आप नहीं गिरने दूंगा मैं आपको। तो बाहर से फोर्स चाहिए होता है, इंटरनल फोर्स की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए मैंने बोला खुद से अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता है। देखना, अगर ट्रेन चल रही है, चलना चालू कर दी है, सिमरन चढ़ नहीं पाई, राहुल अब उतरना चाहता है,
अगर ट्रेन स्पीड में है और राहुल जैसे ही उतरेगा तो क्या लगता है राहुल उसी जगह पे खड़ा रह जाएगा? नहीं, उसकी बॉडी ना ट्रेन की वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी आ चुकी थी उसके अंदर, राहुल के अंदर। तो जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे पैर रखेगा, पैर तो उसका जो है जमीन के साथ में कांटेक्ट में आने पे उसकी वेलोसिटी जीरो, लेकिन बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन अभी भी आगे जाना चाहता है। एकदम चरणों में गिरेगा वो सिमरन के, फिर उठेगा वो। तो अगर ट्रेन, चलती ट्रेन से कोई उतरता है, चलती बस से कोई उतरता है, तो जिस डायरेक्शन में बस या ट्रेन चल रही ना, उस डायरेक्शन में वो गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के पास इनर्शिया है मोशन वाला, वो मोशन में रहना चाहती है उसकी बॉडी। क्या इतना समझ में आया? तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। उसका एग्जांपल लिखा है मैंने, अ पर्सन जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन मे फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। मे फॉल हो सकता है कि संभल जाए, पर वो आगे की तरफ फोर्स तो लगेगा उसके ऊपर। उसके बाद तीसरा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप देखो, आप जो है अगर किसी रास्ते पे जा रहे थे, ये एक रास्ता है, आगे जाके ये ऐसा कर्व्ड हो जाता है, आप सीधे 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 जा रहे थे, आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी। जैसे यहाँ पे कार ने अपनी पोजीशन चेंज करी, अपनी डायरेक्शन चेंज करी, आप अंदर सीट के ऊपर बैठे हुए थे, आपके पास है इनर्शिया का डायरेक्शन, आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते थे ना, तो आप इसी डायरेक्शन में जाना चाहोगे, लेकिन कार आपको अपने साथ इस डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। तो जब कार इधर मुड़ेगी ना, तो देखना आप इस तरफ को फोर्स फील करते हो, क्योंकि आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी और कार की वेलोसिटी की डायरेक्शन अब ये हो चुकी है। तो कार आपको अपने साथ इस डायरेक्शन में ले जाना चाहती है, तो आप अपोज करोगे, आप इसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करोगे। तो देखो, ये सेंटर से बाहर की तरफ आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। जैसे वहां पे देखो, यहाँ पे ये कोई बैठा हुआ था, हम लोग कार बाइक में ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं, ये कार सीधे सीधे आ रही थी, जैसे ही इस डायरेक्शन में इसने टर्न लिया, देखो सेंटर से बाहर की तरफ ही अपने आप झुक गया। यहाँ कोई एंगल दिया हुआ है, डिपेंड करता है कितनी वेलोसिटी थी, तो हमेशा बाहर की तरफ क्या हो जाते हैं, हम लोग झुक जाते हैं। तो कौन एक्शन में आ चुका है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम नहीं चाहते कि हमारी डायरेक्शन भी चेंज हो, वेलोसिटी ना तो हमारा वेलोसिटी चेंज हो, ना तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। तो वेलोसिटी के लिए है इनर्शिया ऑफ मोशन, और डायरेक्शन के लिए है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो लिख लीजिएगा, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। For example, when a car takes turn suddenly, the person sitting inside it is thrown outside the curved road. ये कर्व्ड रोड के हमेशा बाहर की तरफ गिरेगा वो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी बाइक या साइकिल आप चलाते हैं, देखना जिस साइड कर्व होता है ना, उसी साइड हम थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो एक फोर्स हमने ऑलरेडी इस डायरेक्शन में लगा लिया है, क्योंकि एक बाहर की तरफ लग रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। हम लोग उसको यहाँ पे पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड्स में एक टॉपिक पढ़ना है हमको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सारे बच्चे कभी ना कभी इसको पढ़ चुके हैं। एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है किसी स्ट्रेट लाइन में, तो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में करते रहना चाहती है, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी है, एक्सटर्नल होना चाहिए फोर्स, उसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक्चुअली एक फोर्स होना चाहिए। एक फोर्स चाहिए जो कि अनबैलेंस्ड भी हो और साथ ही साथ बाहर से लगा हो। मैंने अभी आपको बताया, अगर आप बिल्डिंग से गिर रहे हो, खुद खींचते रहोगे तो आप नहीं खींच पाओगे। तो फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए। और अनबैलेंस्ड क्यों होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने एल्मिरा वाला एग्जाम्पल देखा था कि 50 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन का लग रहा था, हमने भी 50 न्यूटन लगाया, हमने लगाया तो 50 न्यूटन, लेकिन बॉडी अभी तक की मूव नहीं की, क्योंकि अभी तक के बैलेंस हो जा रहा था फोर्स। जैसे कि आप देखो, अगर आप किसी बेंच के ऊपर बैठे हुए हो, अगर मैं धीरे से आपको खींचने की कोशिश करूं, आप नहीं खिंचाओगे, क्योंकि सरफेस और आपके बीच में फ्रिक्शन का फोर्स है। लेकिन अगर मैंने एक फोर्स के बाद वैल्यू लगाया और फोर्स की, तो आप धीरे धीरे सरकने लगोगे। तो एक वैल्यू मैक्सिमम की हो सकती है फ्रिक्शन की, उससे ऊपर जो वैल्यू लगाओगे ना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू को तो उसने नलीफाई कर दिया। अब आप फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दो। कभी खींचा है किसी दोस्त को? घर जाओगे, छोटे भाई बहन को खींच के देखना कि देख, हम फोर्स लगा रहे हैं पर तू नहीं खिंचा रहा है, क्यों? अभी फ्रिक्शन तेरे साथ है। लेकिन कब तक साथ रहेगा? मैं फिर फोर्स की वैल्यू बढ़ाते चले जाऊंगा या चले जाऊंगी। बोलना अब देख, अब मैं जो फोर्स लगा रहा हूं ना, वो तेरे फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है, इसलिए अब तू नहीं सरक पा रहा है।
तो वो बोलेगा ठीक है, अगर ऐसा है तो अभी तुम मुझे एकदम प्लेन स्मूथ जगह पे घसीट रहे थे, चलो अब रोड पे घसीट के दिखाओ। हाँ, जब आप उसको रोड पे घसीटोगे ना तो रोड पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम? ज्यादा। पहले आप उसको 50 न्यूटन से खींच पा रहे थे, लेकिन अगर वो सड़क पे जाके लेट गया, अब आपको 100 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज। ठीक है, तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। अनबैलेंस्ड, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फोर्स तो लगा रहे हैं बट बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही है। अरे भाई, अभी तक के अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, फोर्स अभी तक के अनबैलेंस्ड नहीं है। मान लो यहाँ पे नीचे ना एक ये पाइप है, इस पे मैंने क्या किया है, मम्मी का वो ब्लोअर लाके लगा दिया है, वो जो हेयर ड्रायर होता है। हेयर ड्रायर से क्या होता है, हवा निकलती है स्पीड से, तो देखो ऐसे स्पीड से हवा निकल रही है। अभी मैंने इसको चालू नहीं किया है, अभी ये बंद है। अगर मैंने वो जो टेबल टेनिस की बॉल होती है, आपने देखा होगा बहुत हल्की वो बॉल होती है, अगर उस बॉल को मैंने यहाँ पे रखा, अभी ये चालू नहीं है, तो ये बॉल नीचे की तरफ गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर ना एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी नीचे लग रहा है, ये बॉल नीचे गिर जाएगी। पर पता है, जैसे ही मैंने इसको चालू किया और एक पर्टिकुलर स्पीड पे रखा, यहां से जो ये हवा रहेगी ना, ये इसके ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और ये अपनी जगह पे बनी रहेगी, ये बॉल हिलेगी भी नहीं। तो देखो, फोर्स तो लग रहा है लेकिन बॉल अपनी जगह पे बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इनबैलेंस फोर्स नहीं है। जैसे मैंने इस ब्लोअर को बंद किया तो सिर्फ यही वाला फोर्स रह जाएगा, और इसको काउंटर करने पीछे कोई फोर्स है नहीं। तो इनबैलेंस फोर्स, मोशन, इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। पहले जो रेस्ट कंडीशन में थी, अब वो मोशन में आ जाएगी। तो क्या आप अनबैलेंस्ड वर्ड की मीनिंग समझ रहे हैं? फोर्स अनबैलेंस्ड होगा तभी स्टेट उसकी चेंज होगी। यहाँ पे देखो, उसी को मैंने यहाँ पे ऐसा बता दिया है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट until or unless acted on by an unbalanced force। सोचो, यहां पे अगर इसने बहुत धीरे से फोर्स लगाया, इतना कि ये जो फ्रिक्शन है ना उससे भी कम, तो क्या बॉल मूव करेगी? बिल्कुल मूव नहीं करेगी, क्योंकि फोर्स जो है ना अभी तक के अनबैलेंस्ड नहीं है। फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगेगा, इसने इधर फोर्स लगाया, अनबैलेंस्ड है तब तक के वो, मतलब बैलेंस्ड है तब तक के बॉल यहीं रहेगी। तो अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। उसके बाद फोर्स जो है ना वो एक्सटर्नल होनी चाहिए। आप सोचो, अगर आपका दोस्त जो है, उसकी गाड़ी पंचर हो गई, आप पीछे बैठ के जा रहे थे मजे से, गाड़ी पंचर हो गई और ऊपर धक्का दे। अगर आप गाड़ी में बैठे बैठे धक्का दो, अपने दोस्त की पीठ पे धक्का देने लगे, तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? क्योंकि आप सिस्टम के अंदर हैं। लेकिन जैसे आप गाड़ी से उतरे, अब दोस्त की पीठ पे धक्का दो, गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। देखो, दोनों बार आप उसको पुश कर रहे थे पूरा दम लगा के, लेकिन पहले केस में गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि फोर्स इंटरनल था, सिस्टम के अंदर से था। फोर्स हमेशा कहां से होना चाहिए? सिस्टम के बाहर से। इसलिए एक्सटर्नल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये फुटबॉलर इसके ऊपर चढ़ के जैसे तैसे मैनेज करे, चढ़ के इसके ऊपर अगर फोर्स लगाए, तो क्या वो बॉल आगे मूव करेगी? बिल्कुल मूव नहीं करेगी। तो फोर्स एक्सटर्नल होनी चाहिए, अनबैलेंस्ड, जितना ये फोर्स लगाए फ्रिक्शन उससे कम होना चाहिए, तब ये आगे देखो मूव करेगी। An object at rest will remain at rest until or unless acted on by some unbalanced force। यहां तक के समझ में आ गया? अब देखो, ये बॉडी मूव कर रही थी, मान लो यहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या ये कभी रुकेगी? कभी नहीं रुकने वाली है। तो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन until or unless acted on by some unbalanced force। अब देखो, नेट आ गया, ये जैसी नेट से टकराएगी या किसी वॉल से टकराएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और वो इसकी स्पीड को, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो बॉल को जब आप दीवार पे मारते हो ना, तो दीवार इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है। यकीन ना हो, अपना सर मार के देखना, दीवार के ऊपर भी एक फोर्स आएगा, आपके ऊपर भी एक फोर्स आएगा। तो वही फोर्स क्या करेगा, बाहर से लगा ना, देखो दीवार बाहर वाली एजेंसी है, उसने जो फोर्स प्रोवाइड की उससे अब इसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी सब कुछ चेंज हो सकता है। हो सकता है ये रेस्ट कंडीशन में आ जाए, क्योंकि फोर्स कहां से लग रहा है? बाहर से लग रहा है। ठीक है, कितना समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिएगा, इससे ना कोई बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते नहीं है, बस इसका थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहां पे एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, इन द अब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी कैन नॉट असलरेट। ये हमको बाद में काम आने वाला है। तो बॉडी के ऊपर अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी एक्सलरेट नहीं कर पाएगी। इसकी मीनिंग हमको सेकेंड लॉ में समझ में आएगी।
तो हमने इसको यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे हमने नेट एक्सटर्नल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझा है कि एक अगर बॉडी है उसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो सकती है 50 न्यूटन की। तो अगर आपने इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन का होगा। लेकिन अगर आपने इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन लगाया तो अभी भी ये 50 न्यूटन। लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर लगाया 51 न्यूटन, ये होगा 50 न्यूटन का। तो हम बोल सकते हैं नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। और पता है ये जो 1 न्यूटन का फोर्स है ना, वही इस बॉडी को असलरेट करेगा। अच्छा, असलरेट करने का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। असलरेशन है ही क्या? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो फोर्स जैसे ही आएगा ना तो वही असलरेशन पैदा करेगा। और असलरेशन आया मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज तो उसकी स्टेट चेंज। वेलोसिटी चेंज तो स्टेट चेंज। स्टेट का मतलब क्या है? कंडीशन। हो सकता है रेस्ट में थी तो मोशन में आ जाएगी। हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी तो अब हो सकता है 7 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्या इतना क्लियर है? हाँ, तो ये हमको नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ही ना हम लोग को बार बार कैलकुलेट करना होगा। और वही एक रीजन है जो कि ना असलरेशन प्रोवाइड करेगा। जहां असलरेशन वहां चेंज इन वेलोसिटी। ये बात दिमाग में बिठा लो, क्योंकि असलरेशन होता ही क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हमें असलरेशन चाहिए और असलरेशन कौन देगा? नेट अनबैलेंस्ड फोर्स देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद नेक्स्ट चीज देखो, अब फोर्स के बारे में जान रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है या एक पुश या पुल है जो कि बॉडी को या तो उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश कर सकता है। ये बोर्ड है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो जरूरी नहीं है कि ये इसकी स्टेट चेंज हो जाए। इसलिए ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। फोर्स इज दैट पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। या तो चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे इस दीवार के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स क्या कर रहा है? चेंज करने की कोशिश कर रहा है इसका स्टेट ऑफ मोशन। बेंच के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, कम फोर्स है तो हो सकता है चेंज ना हो, ज्यादा फोर्स है तो हो सकता है इसके स्टेट ऑफ मोशन स्टेट चेंज हो जाएगी। तो फोर्स इज दैट पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फोर्स इतनी अच्छी चीज है जो कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकती है। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो इसके मोशन को चेंज कर सकती है। मोशन कैन बी चेंज्ड। यानी कि ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, थोड़ी देर के बाद 7 मीटर पर सेकंड पे आ गई। पहले ये 0 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, यानी रेस्ट पे थी। थोड़ी देर के बाद देखो 5 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगी। तो बॉडी रेस्ट पे है तो वो किसी मोशन में आ जाएगी। अगर वो ऑलरेडी मोशन कर रही है तो उसका मोशन चेंज हो जाएगा, या हो सकता है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे फुटबॉल सीधी सीधी आ रही थी, आपने उसमें किसी और डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है या ऐसा पुश या पुल है जो कि बॉडी जो कि चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश कर सकता है। किन 3 चीजों को? या तो स्टेट ऑफ रेस्ट को, वो है, या तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को, वो ये है, और तीसरी चीज क्या कर सकता है? उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स एक चौथी चीज भी कर सकता है, वो क्या है? नहीं, वो तो आपने मोशन चेंज कर दिया। सोचो सोचो, एक बलून लिया मैंने, बलून को यहां रखा, अब यहां से मैं उसके ऊपर लगा रहा हूं फोर्स। क्या बलून में स्पीड आ जाएगी? नहीं। तो ये फोर्स ने क्या किया? उसके शेप को चेंज कर दिया। तो शेप जो है बॉडी का ना, शेप चेंज कर सकता है फोर्स, लेकिन वहां पे मोशन तो नहीं हुआ ना, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे उसके बारे में नहीं पढ़ा। कुछ बुक में यहीं पे लिख देता है और इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। अरे भाई, अभी मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग, वो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि फोर्स जो है किसी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, और किसी बुक में लिखा हो तो उसको काट देना, यहाँ पे वो चीज नहीं लिखनी है हमको। क्या इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पे 2 टाइप की इसकी यूनिट होगी फोर्स की। एक होगी एब्सोल्यूट यूनिट्स और दूसरी होगी ग्रेविटेशनल यूनिट्स।
ग्रेविटेशनल यूनिट का क्या काम है? आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने का काम है। क्वेश्चन में ना आपको दिया रहेगा कि इतने केजी वेट या इतने केजीएफ का फोर्स लग रहा है, आप लोग उसमें डील कभी नहीं करोगे, पता है, उसको ना सीधे न्यूटन में कन्वर्ट करोगे और फिर उसको सॉल्व करोगे। तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ये आप लोगों को याद रखना है। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और उसकी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं? एक सीजीएस यूनिट है, एक एफपीएस है, फुट पौंड और सेकंड्स। तो सीजीएस यूनिट में ना फोर्स का जो यूनिट है वो होता है डायन। इसको डायन नहीं पढ़ना, डाइन पढ़ना है। तो न्यूटन के पीछे कितनी डाइन पड़ी थी? 5 डायन पड़ी थी। ये लाइन याद रखना, न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट था, उसके पीछे 5 डायन पड़ी थी। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। और कई बार क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा 1 केजीएफ लगा हुआ है, यानी कि यहां पे देखो हमने क्या किया है, 1 केजीएफ लगाया हुआ है, 1 किलोग्राम का फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने ये तो फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। अरे तो जब 1 किलोग्राम लगाए हो, जी की यूनिट क्या वैल्यू कितनी होती है? 9.8। फोर्स किस में होता है? न्यूटन में। तो न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 9.8 न्यूटन। तो देखो अगर 1 किलोग्राम का फोर्स है तो उसको न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करोगे? जी से मल्टीप्लाई करके। इतना कौन दिमाग लगाए, हम लोगों ने रट लिया है 1 kgf इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। दैट्स इट। इसका भी कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं आता है, कोई यूज नहीं आता है, बस इसको याद रख लो आप लोग। तो ये एब्सोल्यूट यूनिट है फोर्स की। फोर्स का डायमेंशन पूछता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1l1 t की पावर -2। ये डायमेंशन कैसे आया अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में उसको देखने वाले हैं। आप लोग चाहो तो यहीं से रिजॉल्व कर सकते हो। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो फोर्स इज इक्वल्स टू मास, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखो, ये m की पावर किलोग्राम, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2। तो ऐसे करके इसका डायमेंशन आता है। लेकिन हमको हर बार एग्जाम में ये डायमेंशन निकालना नहीं है, हमको याद रखना है m1l1 t-2। क्या नेक्स्ट क्लास में याद रहेगा? m1l1 t-2। अब देखो कुछ टाइप के फोर्सेस हमको यहाँ पे देखना है, कुछ को हमें इसी क्लास में पढ़ना है और कुछ को हमको अगली क्लास में पढ़ना है। तो देखो फोर्स एक्चुअली ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए, एक कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस और दूसरे नॉन कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस। अब कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस में ना हमारे जो सिलेबस में मैं उन्हीं को आप लोगों को डिस्कस करता हूं। सबसे पहला जो फोर्स होगा ना वो होगा रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। सर ये रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स क्या होता है? आपके सामने आपका कोई दुश्मन खड़ा है, आप उसके गाल में थप्पड़ मारेंगे, क्या उसके गाल में फोर्स लगा? वो एक्शन है। क्या आपके हाथ को कुछ फील हुआ? वो रिएक्शन होता है। तो जब ये फोर्सेस ना बहुत स्मार्ट है, ये कभी अकेले नहीं आती, सोलो परफॉर्मर नहीं है, ये हमेशा पेयर में आते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ वही आएगा और बताएगा हर एक्शन के लिए एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन है। तो फोर्स कभी अकेला नहीं होता, फोर्स हमेशा कैसे आता है? एक दूसरे फोर्स के साथ में आता है। तो ना हमको पढ़ना है यहाँ पे रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। ये रिएक्शन फोर्स कैसे आएगा सर? एक बॉल हम लोग लेंगे और उसको जमीन पे पटकेंगे, बॉल कहां जाएगा? बॉल जैसे ही टच करेगा ना ग्राउंड को, वापस से ऊपर आ जाएगा। तो बॉल के ऊपर तो लगा फोर्स इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या ग्राउंड पे कोई फोर्स नहीं लगा होगा? अपने दोस्त को बिठाना, उसके सर पे मारना और फिर पूछना तुझे कोई फोर्स फील हुआ क्या? तो देखो एक फोर्स लगा बॉल के ऊपर और एक लगा ग्राउंड के ऊपर। तो एक फोर्स जो होगा ना वो होगा एक्शन और दूसरा होगा रिएक्शन। हमको पूरा एक चैप्टर बड़े डिटेल से सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, तो इसके बारे में हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज होती है, उसको हम कहते हैं टेंशन। टेंशन जो आप लोग टेस्ट के लिए एग्जाम के लिए लेते हैं वो वाला टेंशन नहीं है, टेंशन इस बार दूसरा है। जब भी हम लोग यूज करेंगे कोई एक रस्सी, धागा या चेन, जब हम उसको ऐसे खींचेंगे ना तो इसमें क्या पैदा हो जाता है? टेंशन। जो इसके अंदर फोर्स पैदा हो रहा है ना उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? टेंशन का।
जरूरी नहीं है कि ये ऐसी फ्लेक्सिबल बॉडी हो। इस पेन के ऊपर, ये तो सॉलिड बॉडी है, इसको भी जब मैं खींचूंगा तो इसमें जो फोर्स पैदा हो रहा है ना, उसको हम टेंशन कहते हैं। समझ में आया? तो इसके बारे में भी हमको डिटेल में डिस्कस करना है, अभी बस नाम सुनते जाओ इनके। उसके बाद तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो होगी स्प्रिंग फोर्स। आप लोग जानते हैं कि एक स्प्रिंग जो होती है, उसको जब आप दबाते हो तो आपको वापस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। जब आप उसको खींचते हो तो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। स्प्रिंग को चाहे दबाओ चाहे खींचो, वो दोनों कंडीशन में फोर्स लगाती है। तो हमें स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है। तो ये तो हो गए हमारे कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस। टेंशन के लिए आपको एक फिजिकल बॉडी चाहिए, तो दो बॉडी को कनेक्ट करके रखे, टच करके रखे, तभी टेंशन आएगा। रिएक्शन के लिए भी कांटेक्ट होना जरूरी है, तभी रिएक्शन आ सकता है। स्प्रिंग को भी आप लोग क्या करोगे, दबाओगे, टच करोगे, तभी ये फोर्स देखने मिलता है। ऐसा कौन सा फोर्स है भाई जिसमें कांटेक्ट नहीं होता है? सोचो। ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड। अर्थ जो है, किसी इस पेन को अभी इसने टच करके नहीं रखा है ग्राउंड ने, लेकिन इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग यहां पे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या क्या फोर्स हो सकते हैं? वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आ गया। मैग्नेट एक दूसरे को टच करते हैं क्या? नहीं, पर फोर्स लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पेन से ऐसे रगड़ना अपने बालों में और पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर ले जाना, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एक अट्रैक्टिव पावर लगाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेलिंग फोर्स लगाते हैं। तो ये सारे के सारे के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। ये दो फोर्सेस को हम लोग छोड़ देते हैं 12th वालों के लिए। इतना समझ में आया? ठीक है, तो चलो अब शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी का वेट कहते हैं। तो देखो, अच्छा इसको आप लोग नोट कर रहे हो या नहीं? फोर्स, इसकी यूनिट्स वगैरह आप लोग नोट कर लीजिए। इसके पहले कुछ था, ये तो नोट हो गया था। फोर्स इज दैट पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट। पहली क्लास में ना बहुत थ्योरी है, अगली क्लास से आपका मजा आना शुरू होगा। फोर्स इज दैट पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, और इसका डायमेंशन क्या होता है, m1l1 t-2। इसकी एब्सोल्यूट यूनिट्स है, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होती है डायन। इसको तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, हर न्यूमेरिकल में वो ऐसे ही करता है। आपको डायन में दे देगा आंसर, आपको न्यूटन में पूछेगा, और कई बार दे देगा 1 kgf का फोर्स लगाए तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इसको याद रखो सीधा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग वेट के ऊपर। वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच अर्थ। अच्छा एक बात बताओ, जो वेट होता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? गलत। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, वो हमेशा कहां लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है ये वाला फोर्स। weight of a body is the force with which earth attract it towards its center। अगर आपसे पूछा जाए कि वेट क्या है, तो बोलना कि वेट एक फोर्स है, कुछ नहीं है। वेट, वेट क्या है, एक फोर्स है। ये फोर्स कौन लगाता है, अर्थ लगाती है। और अगर ये फोर्स है तो इसका कोई डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स, कौन लगाता है, अर्थ, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय mg, बॉडी का मास, और ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। इसकी वैल्यू सब बच्चों को पता होगी, क्या होती है g की वैल्यू, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो आप इसको ना 10 भी ले सकते हो,
ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। क्लोज टू 10 है, कई बार क्वेश्चन में मेंशन कर देगा 10 ले लो, नहीं लिखा है तो हम लोग ले लेंगे 10। तो इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट चीज है रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। ये बड़ी सुंदर चीज है। अब देखो रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, इसमें ये जो नॉर्मल वर्ड लिखा है बच्चे इसको भूल जाते हैं। इस नॉर्मल का क्या मतलब होता है, बोलो नॉर्मल यानी? नॉर्मल यानी होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल और टेंजेंट ये दो चीजें हम पढ़ते हैं। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर, और टेंजेंट क्या होता है, जो टच करके गुजर जाता है। तो ये होता है नॉर्मल फोर्स। अब देखो यहां पे ये एक ग्राउंड है, इसके ऊपर एक बॉडी है। मैंने क्या बताया था, क्या फोर्स कभी अकेला आता है? नहीं, वो हमेशा कपल में आते हैं, पेयर में आते हैं। तो यहां पे देखो ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक फोर्स तो डेफिनेटली लग रहा है। वो क्या फोर्स है? इसका खुद का वेट। अरे आप बेंच के ऊपर बैठे हो, अगर एकदम कमजोर सी बेंच बना दूं तो टूट जाएगी ना। क्यों टूटी? क्योंकि आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया। और फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका वेट। वेट ही आपका वो फोर्स है। और वेट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अब भी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, वेट होता है हमेशा m/g। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जो चेक करते हो वेइंग मशीन के ऊपर, वो आपका मास होता है कि आपका वेट होता है? लेकिन आप लिखते तो केजी में हो। आप केजी में लिखते हो कि नहीं? और बोलते क्या हो, आपका वेट कितना है? कभी किसी को बोले आपका मास कितना है? क्या पूछते हो, आपका वेट कितना है? वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और मास की यूनिट क्या होती है? केजी। तो आप लोग सोच क्या ना कि आप लोग क्या मेजर करते हो और क्या बोलते हो, सोचिएगा। तो यहां पे देखो इसका एक वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उस वेट का वैल्यू कितना होगा? mg। अब देखो इसका वैल्यू है नीचे की तरफ mg, तो ये जो वेट है वो अपना किस पे ट्रांसफर कर रहा होगा? ग्राउंड के ऊपर। आपका जो वेट है वो कौन बियर कर रहा है? बेंच बियर कर रही है। आप उसके ऊपर वेट लगा रहे हैं। आपको पता है अगर ये बेंच मैंने कागज की बना दी होती तो क्या इस वेट को ये बियर कर पाती? ये वेट नीचे गिर जाता। ये अपनी जगह पे तभी बना हुआ है क्योंकि इसको ना अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील हो रहा है। आप लोग जिस बेंच पे बैठे हो ना, वो बेंच भी आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगाया, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और इस रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल फोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सरफेस होती है ना, ये फोर्स हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे देखो वेट लग रहा था इस डायरेक्शन में, और ये रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, इसको हम एन या आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? परपेंडिकुलर लग रहा होगा इस सरफेस के। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली डायरेक्शन, आर या एन बोल लो। यहां पे देखो ये एक बॉल रखी हुई है, इस बॉल का वेट लग रहा है m/g, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा रिएक्शन फोर्स। और दिस इक्वल टू दिस, इसलिए बॉडी अपनी जगह पे बनी हुई है। सोचो अगर आपने इस सरफेस को यहां से हटा दिया तो क्या कोई रिएक्शन फोर्स मिलेगा? बॉल हवा में है, और अगर बॉल हवा में है तो उसका वेट तो नीचे है, बॉल नीचे गिर जाएगी। अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉल हवा में उड़ जाएगी। तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। तो जब भी आपका बॉडी है उसका कोई वेट लगाओगे ना, तो जिस सरफेस को टच कर रही है ना, उस सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे कि अगर हमारी जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से है, और जो हमारा ब्लॉक है वो उसके ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है। हमेशा सारे फोर्सेस आपको कहां दिखाना है? बॉडी के सेंटर पे दिखाना है। तो देखो बॉडी का सेंटर ये है, इसके ऊपर एक वेट लगेगा। वेट किस डायरेक्शन में होगा? हमेशा डाउनवर्ड। भाई वेट किस डायरेक्शन में लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। तो mg को तो ना हमेशा ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड बना देना कि सर ये है mg। लेकिन अब रिएक्शन कैसा होता है? हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे ये जो येलो वाला आपको दिख रहा है ना, यही हमारा सरफेस है,
और इस सरफेस के आपको परपेंडिकुलर बनाना है। तो देखो बना देते हैं हम सरफेस के परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से होता हुआ ये देखो ये बना दिया हमने, ये रिएक्शन फोर्स। जरूरी नहीं इतना ऊपर तक के बनाओ, आप लोग इस पॉइंट तक के या यहां तक के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसके बिल्कुल वो परपेंडिकुलर होगा। कई बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं, नीचे mg और ऊपर की डायरेक्शन में r। ऐसा नहीं करना है। नाम क्या है इसका? रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। तो वो क्या होगा, इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप खुद सोचो, अगर किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया कि ठीक है सर ये ऐसा है, अगर ब्लॉक इसके ऊपर ऐसा है, ये नीचे mg लग रहा होगा और सर ऊपर की तरफ ना r लग रहा होगा, मैं बोलूंगा ठीक है बच्चे, अब इस इंक्लिनेशन को और बढ़ाते चले जाते हैं, और बढ़ाते चले जाते हैं और पूरा 90 डिग्री कर देते हैं ना। अब बॉडी ऐसी है, इसके ऊपर mg ऐसा लग रहा है, रिएक्शन ऐसा लग रहा है, मतलब हवा में लटकी हुई है क्या बॉडी? नहीं है हवा में लटकी हुई। रिएक्शन फोर्स कैसे होता है? हमेशा परपेंडिकुलर। तो देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स, बॉडी कहां आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में नीचे आ जाएगी। तो आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स कैसा होता है? सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। क्या आप लोग अपनी कॉपी में मुझे इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स निकाल के बता सकते हो? यहां पे मैंने ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका खुद का जो वेट है वो तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, यहां पे और यहां पे आपको रिएक्शन फोर्स बताना है। तो देखो यहां पे सरफेस ऐसी है, तो रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर कैसा लग रहा होगा? ऐसा लग रहा होगा, ये इस डायरेक्शन। ये हमेशा 90 बनाना है आपको सरफेस से। और इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स कैसा लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि देखो सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर, तो रिएक्शन R1 है और ये रिएक्शन R2 है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। ये चीज हमको याद रखना है, सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका रीजन भी हमारे सामने आने वाला है अभी, जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे ना, तब हमको पता चलेगा कि उसकी डायरेक्शन इस तरफ क्यों होती है। हम लोग चीजों को रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझते हैं। नॉर्मल रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो आप लोग लिखिए सबसे पहले, क्या आप लोगों ने ये वेट लिख लिया? लिखो वेट। वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच weight weight of a body is the force with which। और कभी भी ना क्लास में लिखने से ज्यादा सुनने समझने में फोकस किया करना। तो स्लाइड आप लोग को मिल जाएगी, घर जाके भी लिख सकते हो, इनकेस छूट गया। वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स। तो यहां पे देखो कीवर्ड्स आपको जो याद रखने हैं कि ये वेट क्या होता है? ये फोर्स होता है, और किसके कारण होता है? अर्थ के कारण होता है, और किस डायरेक्शन में होता है? टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ये है क्या? फोर्स। लगाता कौन है? अर्थ। और किस डायरेक्शन में है? फोर्स है तो डायरेक्शन भी होनी चाहिए टुवर्ड्स सेंटर। इसका सेंटर अर्थ का। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय mg, जहां पे m ना मास होता है बॉडी का, और ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्लोज टू 10 होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। व्हेन अ बॉडी is placed on a rigid surface। रिजिड सरफेस होना चाहिए। अगर आपने पानी के ऊपर रख दिया तो पानी जो है ना उतना सफिशिएंट रिएक्शन दे नहीं पाता, पानी रिएक्शन नहीं दे पाएगा। देखो मैंने लिखा है ना, रिजिड सरफेस होनी चाहिए। तो सरफेस अगर रिजिड नहीं है तो वो उतना रिएक्शन दे नहीं पाएगी और बॉडी नीचे चले जाती है उसमें। रिजिड सरफेस कॉमा, देन द बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर 3 बार लिख लेना, परपेंडिकुलर to the surface in contact। This force is called reaction और normal force। ये तीनों डायग्राम बना लेना रफ हैंड, बिना स्केल पेंसिल का यूज किए।
तीनों में मैंने रिएक्शन आपको दिखाया है। सर इसमें रिएक्शन बाहर तक के क्यों निकाल दिए? अरे दिखाना था ना परपेंडिकुलर, इसलिए। आप चाहो तो यहीं रुक जाना, चाहो तो यहीं पे रुक जाना, आगे चल के तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, इतना आगे नहीं दिखाएंगे। सर तो क्या इसमें भी बना दूं यहां तक? अरे बिल्कुल बना दो, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आप फोर्स को कहीं भी रख सकते हो। जैसे आपको 5 न्यूटन से चाहे मैं धकेलूं चाहे खींचूं, बात एक ही है। क्या बन गया ये? देखो उसमें mg और r, वो दोनों केसेस में उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही था, एक ही लाइन के ऊपर थे, एक ही पटरी पे दोनों ट्रेन सवार थी। लेकिन यहाँ पे देखो इसका डायरेक्शन ये है और उसका डायरेक्शन ये है, चेंज हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि बम कैसे फूटता है, रॉकेट कैसे उड़ता है, ये सारी चीजें। इसके बाद ये वाला डायग्राम भी बना लेना, उसमें देखो रिएक्शन फोर्सेस दिखा देना प्यार से। देखो वेट मैंने बॉडी का ना उसके सेंटर पे दिखाया है, और रिएक्शंस कहाँ दिखाए हैं? जहां पे सरफेस के साथ वो कांटेक्ट में है, और जहां भी वो कांटेक्ट कर रही है उस सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने बनाया है। तो बच्चों ने ये तीसरा वाला डायग्राम भी बना लिया होगा। यस सर। हाँ, अब चौथी चीज है टेंशन। टेंशन लेना चाहिए या देना चाहिए? बताओ, इसका जवाब दो, वरना यहाँ पे आपको एरो बनाने में दिक्कत। टेंशन लेना चाहिए या देना चाहिए? देना चाहिए, टेंशन लेने वाली चीज नहीं। तो देखो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एंड ऑफ टाइट स्ट्रिंग। देखो इसके दो एंड है, एक एंड जो है ना वो मैंने अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रखा है और इसको खींच रहा हूं मैं। दो एंड्स हैं, एक एंड ये है और एक एंड ये। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एंड ऑफ अ टाइट स्ट्रिंग या रोप या चेन अगेंस्ट पुलिंग। रस्सी से आप चीजों को सिर्फ खींच सकते हैं, धकेल नहीं सकते। धकेलने के लिए भी रस्सी लगाओगे आप? रस्सी से सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? पुल कर सकते हैं। अप्लाइड फोर्स, ये हमने बाहर से अप्लाई किया, इज कॉल्ड द टेंशन। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन हमेशा देना चाहिए। यहाँ पे देख लो 2 मिनट, ये देखो, अगर ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इनको मैंने एक रस्सी से बांध दिया है, ये हमारी रोप नंबर 1 है, और उसके बाद ये रोप नंबर 2 है, यहाँ पे मैंने एक और तीसरी बॉडी को बांध दिया है। अब यहाँ पे एक और रोप है, इससे मैं इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा के खींच रहा हूं। तो क्या लगता है, ये रस्सी टाइट हो जाएगी? आप फोर्स लगा रहे हो ना, तो ये रस्सी टाइट होगी या नहीं होगी? आप खींच रहे हो ये तीनों को, मोशन हो रहा है कंटिन्यूअस, तो ये रस्सी टाइट ही होगी। ये लूज होगी तो कहां से खिंचाएगा? ये भी टाइट होगी, ये भी टाइट होगी और ये भी टाइट होगी। अब देखो मैंने जितना फोर्स लगाया यहाँ पे, वही इस पूरी बॉडी में कांस्टेंट बना हुआ होगा थ्रू आउट। तो देखो इस बॉडी के लिए टेंशन की डायरेक्शन बनाना है। टेंशन हमेशा डायरेक्शन क्या होती है उसकी? अवे। तो यहाँ पे बना देना टेंशन अवे। अब इस तरफ आपको बनाना है, तो इधर क्या बनाओगे? टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ। एक बात बताओ, अगर इस तरफ एक गाड़ी है, इस तरफ एक गाड़ी है, दोनों को मैंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, दो, एक उधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो इस तरफ वाली जो गाड़ी है उसको मुझे इधर खींचना पड़ेगा, और इधर वाली जो गाड़ी है उसको मुझे इधर खींचना पड़ेगा। मेरे हाथों के कारण ये वाली जो गाड़ी है जो मेरे लेफ्ट में है, वो एक फोर्स इधर फील कर रही होगी, और इधर वाली गाड़ी फोर्स इस साइड फील कर रही होगी। तो वैसे ही देखो, जब आप इसको खींच रहे हो ना, तो ये रस्सी जो है ना, इसमें टेंशन इस तरफ को जाएगा, और इसमें टेंशन किस तरफ को जाएगा? इस तरफ में। बस इसको आप एज्यूम करो ना, जब आप इसको खींच रहे हो तो देखो ये वाला हिस्सा जो है टाइट हो जाएगा, और इसको खींचने की कोई, अगर आप इसको पकड़ लो तो ये यहां से टूट जाएगा ना, होगा या नहीं? या यहां से टूट जाएगा। इसमें टेंशन आ रहा है क्योंकि ये इधर भी खींच रहा है और इधर भी खींच रहा है। तो टेंशन हमेशा देने वाली चीज है। जिसके भी पास आप टेंशन बना रहे हो, इस बॉडी के पास टेंशन बना रहे हो, बताओ डायरेक्शन इधर बनाऊं या इधर? इधर। इधर बनाओगे तभी तो खिंचाएगी।
बॉडी उस तरफ खिंचा क्यों रही है, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ना, वही टेंशन कहलाता है। लेकिन ये बॉडी आराम से नहीं खिंचा रही है, इसको बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। ये देखो, ये वाली बॉडी ना इसको इधर खींच रही है, समझ पा रहे हो? ये बॉडी का कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो ये बड़े आराम से इसको नहीं खींच पाएंगे। सोचो अगर इधर कोई मास नहीं होता, ये रस्सी तो आराम से हवा में लटकी होती, इसको कोई फोर्स फील नहीं होता इस डायरेक्शन। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे है, तो ये खुद ना इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसके ऊपर टेंशन इस डायरेक्शन में, इधर पे टेंशन इस डायरेक्शन में। हमेशा बॉडी से अवे बनाया करो। यहाँ पे जो मेरा हाथ लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन होगी ये, फोर्स में इधर लगा रहा हूं, लेकिन टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा अपोजिट। समझ में आया? जिसके पास भी आपको टेंशन बना रहा है, बस उससे अवे डायरेक्शन दिखा देना है। क्या इतना क्लियर है? तो टेंशन क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द एंड ऑफ टाइट स्प्रिंग। हमेशा देखो एंड पे दिखाते हैं हम लोग टेंशन, और जिस भी बॉडी के पास है उससे हमेशा अवे। समझ में आ रही है? तो ये टेंशन की डायरेक्शन हम ऐसे दिखाते हैं। तो लिख लीजिएगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एंड ऑफ अ टाइट स्ट्रिंग, रोप और चेन अगेंस्ट पुलिंग, खींचते समय, दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी। हमेशा बॉडी से दूर रहेगी टेंशन की डायरेक्शन। आप लोग चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो। अब यहाँ पे हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है टेंशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, इसमें मैंने अभी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी है। देखो, एक रस्सी में एक ही टेंशन हो सकता है, रस्सी बदली तो टेंशन बदला। तो देखो यहाँ पे ये वाली एक रस्सी थी, इसमें टेंशन T था, इस वाली रस्सी में टेंशन कितना होगा, T1। रस्सी बदल गई तो टेंशन बदल गया। ये चीज हमको याद रखना है, सेम रस्सी में सेम टेंशन, रस्सी चेंज टेंशन चेंज। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इफ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, यानी कि ये इलास्टिक नहीं है, इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ मासेस कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम। अच्छा एक बात बताओ, सबके सब तो सेम वेलोसिटी से जा रहे होंगे। अगर सेम वेलोसिटी से जा रहे होंगे, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो सबकी सेम वेलोसिटी चेंज होगी। अरे एक ट्रेन है जिसमें बहुत सारे डब्बे हैं, ऐसा हो सकता है कि सामने वाला डब्बा अलग स्पीड में जा रहा है, पीछे वाला डब्बा अलग स्पीड में? अरे जाएंगे तो सेम स्पीड में, स्पीड सबकी से एक साथ चेंज होगी। इंजन रुकेगा तो सारे डब्बे रुकेंगे ना, तो सबके सबका वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी में चेंज भी बिल्कुल सेम। तो जो असलरेशन इसका, वो असलरेशन इसका, और वही असलरेशन इसका। ट्रेन के डब्बे एज्यूम कर लेना कि अगर एक साथ लगे हुए हैं तो सबका असलरेशन क्या होगा, सेम। तो जो असलरेशन इसका होगा वही असलरेशन इसका होगा, वही मैंने लिखा है। उसके बाद देखो, अगर स्ट्रिंग हमारी मासलेस है, देन द टेंशन इन इट इज ऑल सेम एवरीवेयर। एक रस्सी पे एक ही टेंशन। ये एक रस्सी मैंने यहां से यहां तक के बांध के रखी है, एक रस्सी में एक ही टेंशन। तो अगर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बताओ टेंशन की डायरेक्शन किधर बनाऊंगा, ऊपर या नीचे? ऊपर, क्योंकि बॉडी से हमेशा टेंशन दूर जाता है, तो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन ऊपर। अच्छा बताओ यहाँ पुली के पास क्या बनाऊंगा, नीचे। पुली एक बॉडी है, यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन है नीचे, तभी तो खींचा हुआ रहेगा ये। पुली को देखो अपनी तरफ खींच रहा है ना ये, इसको ये ऊपर खींच रहा है और पुली को ये नीचे खींच रहा है, टेंशन का ये काम है। यहाँ पे भी देखो टेंशन की डायरेक्शन, यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ ऊपर बनाए हो तो यहाँ क्या बनाओगे, ऊपर ही बनाओगे, क्योंकि बॉडी टेंशन हमेशा देने का। ये अब हमारी बॉडी है, इसके पास टेंशन बनाना है, टेंशन हमेशा देने का। तो ये टेंशन की डायरेक्शन। भाई इन दोनों के बीच ये लगा है ना, अगर इसको ऊपर खींच रहा है तो इसको नीचे भी तो खींच रहा होगा। समझ में आया? तो देखो अगर यहाँ पे ये एक ही रस्सी है तो टेंशन T, टेंशन T। मान लो अगर अलग अलग रस्सियां होती तो इसमें T1, उसमें T2। तो देखो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, एक रस्सी एक ही टेंशन। कोई बड़ी चीजें अभी तक के हम लोगों ने नहीं देखी है। उसके बाद देखो यहाँ पे बताओ, एक ही टेंशन होगा कि दो टेंशन होंगे?
एक, क्योंकि रस्सी एक ही है। यहां पे टेंशन की डायरेक्शन ऊपर बनाऊं नीचे बनाऊं? ऊपर। यहां पे टेंशन की डायरेक्शन नीचे। यहां पे टेंशन की डायरेक्शन लेफ्ट या राइट? इधर। यहां पे टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ। अगर ये टी है तो ये भी टी, ये भी टी और ये भी टी। एक रस्सी एक ही टेंशन, बात खत्म। If there is no friction between pulley and string, then the tension will be same on both side of pulleys. ठीक है? इसके लिए कंडीशन यही है कि वहां पे फ्रिक्शन एक्शन जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आपके मैक्सिमम 99.9% केसेस में फ्रिक्शन होगा भी नहीं, तो हम लोग सेम इधर का टी उधर टी चिपका देंगे। क्या इतना क्लियर है? अगर फ्रिक्शन हुआ तो सर क्या होगा? अगर फ्रिक्शन हुआ तो यहां पे T1 और यहां पे T2 आएगा, अगर फ्रिक्शन है तो। समझ में आया? नींद आई? अब इसके बाद आखिरी है ये स्प्रिंग फोर्स। 1 मिनट लगेगा इसको समझाने में। स्प्रिंग को चाहे, ये देखो ये स्प्रिंग अभी इक्विलिब्रियम में थी, मतलब ना आपने इसको कंप्रेस किया है ना तो खींचा है। ये यहाँ पे इसके एंड में हमने एक मास लगा दिया। अब अगर इस मास को मैं इधर ढकेलूं तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। क्या चाहेगी स्प्रिंग कंप्रेस होना? नहीं। मैंने फोर्स लगाया इधर, तो स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? इधर। अब यहां पे देखो इस मास को मैंने खींच लिया, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ गई। मैंने फोर्स लगाया इधर, स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी? इधर। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो इसका फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, इसलिए हम माइनस साइन लगा देते हैं, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? हमारे मोशन के अपोजिट, इसलिए माइनस साइन लगाते हैं। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे के क्या है, एक्स क्या है, ये सारी चीजें हमको डिटेल में डिस्कस करनी है, अभी उतना लोड नहीं लेना है। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। और एक्स क्या रहता है? कितना आपने इस स्प्रिंग की लेंथ चेंज की। कम लेंथ चेंज करोगे कम फोर्स, जितनी ज्यादा लेंथ चेंज करोगे उतनी ज्यादा फोर्स फील होती है। ये तो समझ में आया? तो इस टॉपिक को हम लोग अभी यहीं पे रखते हैं। तो हम लोगों ने ये फोर्सेस के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान ली हैं। इसके बाद की क्लास में हम लोग कल न्यूमेरिकल करेंगे 5.1, 5.2। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे लीनियर मोमेंटम के ऊपर, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और उसके बाद इसके ऊपर तो बहुत सारे न्यूमेरिकल है, बहुत सारे। ठीक है? ये विराट कोहली से भी हम लोग मिलेंगे। चलिए तो फिर भागिए आप लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों। ऑनलाइन है बच्चे, वो भी लीव कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. ओके बेटा।